हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 के जीव विज्ञान के अंतर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। यहाँ आप लोग देख लो, जैसे कि पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देख सकते हो दूसरा प्रश्न काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ आपके बोर्ड एग्जाम में जो हर साल आते हैं और इस चैप्टर से, यानी जो चैप्टर नंबर 1 है आपका जीव प्रक्रम, उससे एक ना एक प्रश्न अंतर से संबंधित जरूर आता है। तो आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। यहां पर जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हो, जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको जरूर पढ़कर जाना है, क्योंकि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में साइंस में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो भाई साहब इन प्रश्नों को जरूर देख लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जा सकते हैं। 101% कहने का मतलब भाई साहब ये समझिएगा, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप सभी जानते हो कि श्वसन जैसे कि क्रिया हो गई, इनसे संबंधित अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वसन क्रिया को समझाइए और ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर बताइए। देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि श्वसन क्रिया क्या है, इसको समझाना है। इसके बाद आपको ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर को आपको समझाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको श्वसन की क्रिया को लिखना है। श्वसन की क्रिया अगर आप लिख दोगे तो वहां से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में यहां से टोटल 4 नंबर मिल जाएंगे। टोटल 4 नंबर आपको यहां से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में अंतर से संबंधित 2 नंबर और 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन कितने नंबर में आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो देखिए 2 नंबर में आते हैं और 4 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो ये समझिएगा आप लोगों के 4 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि श्वसन क्रिया क्या है। तो देखिए श्वसन की क्रिया बहुत आसान होती है, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। देखो देखिएगा, यहां लिखा हुआ है कि श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है। यानी कि समझने वाली बात यह है कि जो श्वसन की क्रिया होती है वो जीवित व्यक्तियों में होती है, जीवित जीव जंतुओं में होती है, जीवित प्राणी में होती है। लेकिन अगर आप इसको बायोलॉजी के भाषा में लिखोगे तो आप लोग लिखोगे इसको कि श्वसन क्रिया जो होती है जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्रिया का मतलब है भाई साहब कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण, और जहां पर इलेक्ट्रॉन घटते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपचयन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। तो देखिए जो श्वसन की क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है, जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। अब देखिए यहां पर आप लोग नेक्स्ट लिखोगे कि जिसमें विभिन्न जटिल पदार्थों के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होता है, यानी जल बनता है। साथ ही साथ भाई साहब इसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा जो होती है ना, यह ऊर्जा शारीरिक क्रिया को, यानी कि शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें मेनली तो क्या क्या बनता है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं CO2। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं। CO2 निकलती है, इसके साथ साथ इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। अब ये जो ऊर्जा होती है ना, ये जो ऊर्जा, समझना ध्यान से, ये जो ऊर्जा होती है ना, इस ऊर्जा को हम लोग अपने शरीर में हर एक स्थान पर अच्छे से इसको उपयोग करने के लिए इसको हम ATP के रूप में संचित कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से पढ़ना घर में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है श्वसन की क्रिया, इसको आपको अच्छे से समझना है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछी गई है। ठीक है, केवल और केवल आपसे कह देता है श्वसन की क्रिया को समझाइए, आपको इतना लिख देना है, आपको आसानी से यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ एक और बात, यहाँ पर श्वसन की क्रिया की एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, एक रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा अभी, जब श्वसन की और ऑक्सीश्वसन का अंतर बताऊंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है ऑक्सीश्वसन तथा अनॉक्सीश्वसन में अंतर। देखिए अंतर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है केवल अंतर, तो आपको अंतर बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि जो ऑक्सीश्वसन होता है और अनॉक्सीश्वसन होता है, इनमें अंतर करने के लिए आते हैं। तो अंतर आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला अंतर इसमें है कि जो आपकी ऑक्सीश्वसन क्रिया होती है, जो आपकी ऑक्सीश्वसन की ये जो क्रिया होती है ना, इसको ध्यान से समझना। इसका पहला पॉइंट है कि इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि इस क्रिया में हमको O2 की आवश्यकता
पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें अनॉक्सी श्वसन की क्रिया में तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान से समझ में आया आपको क्वेश्चन। अगला यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट आप सभी का है कि इस क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, जो आपके ग्लूकोज के अणु होते हैं, ठीक है, अगर आपको ग्लूकोज का सूत्र नहीं पता तो यहाँ पर आप लोग देख लो C6H12O6। ठीक है, ये आपका होता है ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है ना, इसका पूर्ण क्या होता है, विखंडन होता है किसमें, ऑक्सी श्वसन में। ठीक है, लेकिन जबकि आपका जो अनॉक्सी श्वसन होता है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण जो ग्लूकोज के जो अणु होते हैं ना उसका पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वही लिखा हुआ कि इस क्रिया में ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है और ऑक्सी श्वसन में क्या था, होता था। ठीक है, तो ये समझिएगा ऑक्सी श्वसन में क्रिया अनॉक्सी श्वसन के विपरीत हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग इसको समझ लेना, लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होती ना आंसर की। ठीक है, अगला आप लोग पॉइंट देख लेना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट देखिएगा आप लोग, यहां लिखा हुआ कि इसमें 673 किलो कैलोरी प्राप्त होती है ऊर्जा, यानी आप लोग ऊर्जा लिख लो यहां पर, इसमें 673 किलो कैलोरी यहां पर ऊर्जा लिख लेना। ठीक है, लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर आपका 673 कैलोरी ऊर्जा बनती है किसमें, ऑक्सी श्वसन में। लेकिन भाई साहब यहाँ आप लोग देख लो, यहाँ पर आप लोग देख लो अनॉक्सी श्वसन में केवल और केवल 31 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। ठीक है, समझ में आप सभी को, केवल और केवल 31 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। अच्छा, अगला पॉइंट आप लोग देख लो, पॉइंट नंबर 4 आप सभी का है कि इसके अंत में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जब ये क्रिया होती है ऑक्सी श्वसन की तो भाई साहब क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें मिलकर कोई ना कोई चीज बना रही होती है ना, कोई ना चीज बन रही होती है, तो उसमें जो बन रही होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है। ठीक है, या फिर बन रहा होता है। ठीक है, जबकि हम बात करें अनॉक्सी श्वसन में तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहली तो आपकी बनता है एथिल अल्कोहल, जिसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका C2H5O6। ठीक है, ध्यान में रखना आप सभी से, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि जो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है वो होता है C2H5O6। ठीक है, सॉरी C2H5OH। ठीक है, OH होता है, O6 नहीं, C2H5OH। तो ये आपका एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है और यहाँ पर क्या होता है, एथिल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे कि प्राप्त होने का मतलब है, जैसे कि यहाँ आप लोग इस रिएक्शन को समझो अच्छे से, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख लो ग्लूकोज का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है तो क्या बनता है, सबसे पहला एथिल अल्कोहल बनता है। देख लो यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पर एथिल अल्कोहल बनता है। साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भाई साहब CO2 गैस निकलती है, तो देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, आपकी CO2 गैस है। ठीक है, ये आपकी CO2 गैस है, तो ये निकलती है। यहाँ आप लोग देख लो, यहाँ जो मैं आपको बता रहा था श्वसन की क्रिया, ये आपको तैयार करनी है। ठीक है, श्वसन की क्रिया में आप लोग ये रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण रूप से ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। अब यहाँ पर विखंडन कहने का मतलब है, देखिएगा ये जो आपका ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सीजन कहाँ से हमें मिलती है, ऑक्सीजन की क्रिया यानी जो श्वसन की क्रिया होती है वो कौन करता है, श्वसन की जो क्रिया है मानव करते हैं। कौन करता है, मानव। तो मानव करते, तो मानव कहने का मतलब मनुष्य करते, तो मनुष्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज को तो ग्रहण करेंगे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का क्या होती है, क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मैंने आप सभी को बताया था जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देख लो जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, तैयार कर लेना। और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, यहाँ पर आपको केवल और केवल यहाँ पर 21 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग खुद से बना सकते हो ये पॉइंट, अगर आपको ये रिएक्शन पता है तो आप लोग इसके काफी सारे पॉइंट खुद से तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट आप सभी का, ये क्रिया कोशिका में कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र द्वारा होती, किसके द्वारा, क्रेब्स चक्र द्वारा होती है। ठीक है, आप सभी के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि आखिर में ये है क्या। तो देखिए क्रेब चक्र एक प्रकार का चक्र होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी क्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है, तो चक्र कहते हैं ना, तो उसी प्रकार का एक क्रेब्स चक्र होता है, ग्लाइकोलिसिस एक चक्र होता है। ठीक है, तो जो ये क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, क्रेब्स चक्र के द्वारा होती है। कहाँ पर होती है, तो आपको बता देना माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव के, किसके, कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पर, कोशिका द्रव के माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा होती है। कौन सी क्रिया,
ऑक्सीशोषण की क्रिया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर आप लोग अनऑक्सीशोषण का लास्ट पॉइंट है कि यह क्रिया कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है, यानी संपन्न हो जाती है। जो ये क्रिया होती है आपके कोशिका द्रव में ही संपन्न हो जाती है, जबकि ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाता है, 4 अंक का पूछा जाता है, और 2023 बोर्ड एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन जरूर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो। अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि श्वसन तथा स्वाच्छोवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको भी तैयार कर लेना आपसे। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछ लिया जाता है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से इसको तैयार करना। देखिए सबसे पहले श्वसन की क्रिया और स्वाच्छोवास की क्रिया में अंतर आपको पढ़ने के लिए इसके कुछ पॉइंट आपको अच्छे से समझने होंगे, आप लोग इस आंसर को अच्छे से फिर कर लोगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ देखो, सबसे पहला पॉइंट आप सभी का है श्वसन में कि यह एक अपचयी क्रिया है, यानी कि यह जो क्रिया होती है एक अपचयी क्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। देखिए अपचयन होता है और इसमें क्या होता है, भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहां आप लोग देख लो स्वाच्छोवास में पहला पॉइंट इसका है कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें वातावरण से वायु श्वसनांगों तक पहुंचती है। जो आपकी वायु होती है ना, वायु ध्यान से समझना, ये जो वायु होती है आपके श्वसनांगों तक पहुंचती है, कहां से, वातावरण से। ठीक है, जो वातावरण होता है वहां पर आपको स्वच्छ वायु पाई जाती है। वायुमंडल मतलब कि जो वातावरण है ना, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल, तो वायुमंडल में आपकी स्वच्छ वायु होती है, तो स्वच्छ वायु आपकी कहां पहुंचती है, श्वसनांगों तक पहुंचती है। ठीक है, किसके द्वारा, वातावरण के द्वारा। ये पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट आप लोग यहां देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट आप सभी का है इसमें श्वसन में कि CO2 जलवाष्प आदि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं। यहाँ देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि जो श्वसन की क्रिया होती है वहां पर आपका CO2 बनता है, साथ में आपका जल बनता है। ठीक है, तो ये जो बनते हैं किसके रूप में बनते हैं, ये आपके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं, क्योंकि इस जो आपका CO2 होता है और जल होता है इसको मनुष्य क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और जो चीज़ मनुष्य बाहर निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम, आप सभी लोग फ्रेश होने के लिए जाते हो, जो भी चीज़ बाहर निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को बाहर निकालते हैं, तो वो अपशिष्ट बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहां लिखी हुई है कि CO2 जलवाष्प आदि अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनते हैं और साथ ही ऊर्जा ATP के रूप में भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है। इसी में देख लो आप लोग स्वाच्छोवास में, स्वाच्छोवास में क्या होता है कि श्वसन के बाद वायु तथा बनने वाले अन्य गैसीय पदार्थ CO2 जलवाष्प आदि वातावरण में वापस चले जाते हैं। ठीक है, ये जो स्वाच्छोवास की क्रिया होती है ना, इसमें क्या होता है, जो आपका CO2 होता है और आपका जो जल होता है ना, ये वापस चला जाता है कहाँ पर, ये वापस आपका वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, वायुमंडल में वापस चला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज आप सभी को इतनी चीज समझ में आई तो कमेंट करके जरूर से बताना कि जो श्वसन के बाद वायु तथा बनने वाली जो कि अन्य गैसें होती हैं, जो अपशिष्ट गैसें होती हैं, जैसे कि आपका CO2 हो गया और जल, ये सभी क्या होते हैं, वापस चले जाते हैं वायुमंडल में और फिर से यह क्रिया निरंतर होती रहती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को, छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो तैयार कर लेना प्यारे स्टूडेंट्स। अच्छा अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग हेडिंग डालिएगा, रुधिर तथा लसिका में अंतर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी समझ लेना अच्छे से, जैसे आप लोगों ने इन क्वेश्चन को भी समझा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट। ठीक है, तो चलिए लिखिएगा, रुधिर तथा लसिका में अंतर निम्नलिखित है। पहला आप लोग अंतर देख लीजिएगा, पहला अंतर आप सभी का है कि रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है, ध्यान से समझना, जो रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है, और जबकि यहाँ आप लोग देख लो कि जो लसिका होता है इसका रंग कैसा होता है, श्वेत रंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, श्वेत। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आया कि रुधिर लाल रंग का होता है और जो लसिका होती है वो श्वेत रंग की होती है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट आप सभी का है, यहाँ पर देख लो सेकेंड पॉइंट, समझना अच्छे से। तो सेकेंड पॉइंट आप सभी का कि रुधिर में लाल रुधिराणु पाए जाते हैं। क्या होता है, रुधिर में क्या होता है, लाल रुधिराणु पाए जाते हैं, और यहाँ देख लो आप लोग लसिका में रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ समझना नहीं, रटना नहीं, आपको बस समझना है। एक को समझ लिया, दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा पॉइंट आप सभी का है, दूसरा पॉइंट अच्छे समझना कि रुधिर द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। देखो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है जो रुधिर होता है ये आपके ऑक्सीजन यानी कि जो आपकी O2 होती है, यानी कि जो आपकी O2 और कार्बन डाइऑक्साइड यानी बोले तो CO2,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है, आपके पूरे शरीर में परिवहन करता है। यानी परिवहन का मतलब है आपके पूरे शरीर में संचालित करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और CO2 को बाहर निकालने में जो मदद करता है आप सभी का, ये रुधिर करता है। ठीक है, रुधिर द्वारा ही आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है और रुधिर द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी को बच्चों? तो देख लीजिए तीसरा पॉइंट यहाँ आप लोग देख सकते हो लसिका का, कि लसिका ऑक्सीजन का जो लसिका होती है ये ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन नहीं कराती। ठीक है, तो ये क्या करती है, परिवहन नहीं कराती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल परिवहन कौन कराता है, रुधिर कराता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप सभी से मैं। चलिए तो अगला पॉइंट आप लोग देख लो, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसको समझना आप लोग ध्यान से। ये पॉइंट कह रहा है कि विलय प्लाज्मा, जो आपकी विलय प्लाज्मा और प्रोटीन अधिक होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा समझना अच्छे से। जो आपका विलय प्लाज्मा होता है ना, विलय प्लाज्मा, इसको समझना। इसको जो आपका विलय प्लाज्मा होता है ना, ये प्रोटीन अधिक होता है। ठीक है, मैं चाहता तो यहाँ पर लिख देता जो विलय प्लाज्मा में प्रोटीन अधिक होता है, लेकिन फिर वो गलत हो जाता। आपका ये सही है, विलय प्लाज्मा में प्रोटीन अधिक नहीं होता है, विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है। जो विलय प्लाज्मा होता है ये प्रोटीन अधिक होता है, समझ में आया ना? तो अगला आप लोग इसी में लिख लो जोड़ करके कि रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। ठीक है, किसकी संख्या अधिक होती है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो होती है ना, ये अधिक होती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आप सभी को? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट था कि जो विलय प्लाज्मा होती है ना, ये प्रोटीन अधिक होती है और न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। किसमें, जो आपकी श्वसन के रुधिर होता है। ठीक है, रुधिर में। अगला पॉइंट आप लोग देख लो, लसिका में आप लोग लिखोगे कि अविलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होते हैं। ठीक है, जो अविलय प्लाज्मा होते हैं ये भी प्रोटीन अधिक होते हैं। किसमें, लसिका में। देखो रुधिर में क्या था, विलय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होते थे, लेकिन यहाँ पर लसिका में जो आपका अविलय प्लाज्मा है ना, अविलय, ये आपका प्रोटीन अधिक है। क्या है, प्रोटीन अधिक, अविलय प्लाज्मा है। और यहाँ पर लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है। किसकी, लिम्फोसाइट्स की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। यहाँ पर आपके न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स की संख्या अधिक होती है। ठीक है, पॉइंट अच्छे से समझ में आया आप सभी को? कमेंट करके बताइएगा। तो 4 पॉइंट हम लोगों ने देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट आप सभी का, इसको समझ लो, फिर आप सभी के 3 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप लिखोगे लास्ट पॉइंट में कि ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो आपकी रुधिर होता है ना, जो आपका रुधिर, यहाँ समझना, रुधिर, जो आपका रुधिर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, रुधिर में आपकी जो O2 है ना, ऑक्सीजन, प्लस जो आपके भोज्य पदार्थ यानी जो आपके प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन समझ लो, या फिर प्रोटीन युक्त पदार्थ जो होते हैं अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि भोजन में क्या होता है, जो कि भोजन हम ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व में आप सभी का क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो समझ सकते हो ऑक्सीजन और प्रोटीन कहाँ पर, आपके रुधिर में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि जिसका रुधिर अधिक होता है वो हष्ट पुष्ट होता है और क्या होता है, उसकी कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि उसमें हर एक चीज की परिपूर्णता होती है। जबकि क्या होता है, यहाँ पर लसिका में देख लो लास्ट पॉइंट कि उत्सर्जी पदार्थ की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ, कहने का मतलब है अपशिष्ट। अपशिष्ट कहने का मतलब है, अपशिष्ट समझना है ना, जो अपशिष्ट, जो गंदे संदे, यानी कि जो गंदे पदार्थ होते हैं, गंदे, यानी जो अपशिष्ट कहने का मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, हानिकारक जो पदार्थ होते हैं उसकी संख्या